तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए लिस्टेड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी पावर सेक्टर के लिए ट्रांसफार्मर और उनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनाती है। आईपीओ के बाद से स्टॉक में काफ़ी डिस्कशन है, तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल एनालिसिस और समझते हैं इसका बिजनेस का फ्यूचर क्या रहेगा। देखो दोस्तों, ये कंपनी के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन रहेगा तो प्लीज़ ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। शुरुआत करते हैं कंपनी से। तो देखो, मंगल इलेक्ट्रिकल की शुरुआत जो है ये 2008 में हुई थी। देन 2024 में ये कंपनी कन्वर्ट होके पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। कंपनी मेनली ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स, ट्रांसफार्मर और ईपीसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अपने प्रोडक्ट्स जो है कंपनी मार्केट में मंगल इलेक्ट्रिकल ब्रांड नेम के साथ सेल करती है। कंपनी का बिजनेस जो है ये इसे हम 4 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। तो पहला है ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स। कंपनी ट्रांसफार्मर के कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि लैमिनेशंस, सीआरजीओ स्लिट कॉइल, अमोर्फस कोर्स, कॉइल कोर असेंबलीज, वाउंड कोर, टोरॉइडल कोर्स, ऑयल इमर्स सर्किट ब्रेकर्स। देन ट्रेडिंग भी करती है कंपनी सीआरजीओ एंड सीआरएनओ कॉइल्स का, एमोर्फस रिबन्स का। कंपनी ट्रांसफार्मर्स भी बनाती है, जिनका रेंज होता है फ्रॉम 5 किलोवाट एम्पायर सिंगल फेज टू 10 मेगावाट एम्पायर थ्री फेज मीडियम पावर यूनिट्स के। कंपनी ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन सेटअप करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सीआरजीओ वाइड कॉइल रहती है, सीआरजीओ स्लिट कॉइल, सीआरजीओ कट लैमिनेशन, सीआरजीओ कोर असेंबली एंड कोर कॉइल असेंबली, एमोर्फस कोर, इमर्स सर्किट ब्रेकर, वाउंड कोर एंड टोरॉइडल कोर। तो बेसिकली ये जितने भी प्रोडक्ट जो है ये आप देख रहे हो, तो ये प्रोडक्ट जो है ये ट्रांसफार्मर का जो कोर रहता है, तो कोर के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ठीक है। प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड कैपेसिटी की बात करेंगे, लोकेटेड इन राजस्थान विथ सीआरजीओ के लिए 16,200 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। ट्रांसफार्मर्स के लिए 7,50,000 किलोवाट एम्पायर की कैपेसिटी है। आईसीबी यानी इमर्स सर्किट ब्रेकर्स का 75,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है एंड अमरफोर्स मटेरियल्स का 2,400 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। देखो, जो भी कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सीआरजीओ, जिसको फुल फॉर्म में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील बोला जाता है। एक स्पेशल कैटेगरी का स्टील होता है जो स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो सीआरजीओ की कॉइल्स है, ये कंपनी जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, चाइना जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। इंपोर्ट करने के बाद ये कॉइल्स पे प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन होता है। तो सीआरजी कॉइल्स को स्लिट, कट, लैमिनेट और असेंबल करके ये प्रोडक्ट बनाती है। स्लिट कॉइल्स, कट लैमिनेशन, वाउंड कोर्स, कॉइल असेंबलीज, एमोर्फस जैसे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। यही ट्रांसफार्मर का हार्ट कोर होता है। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर के कोर के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इससे एंड प्रोडक्ट क्या बनाती है कंपनी? ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ओईएम को सप्लाई करती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को कंपनी ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अपने ही प्लान में मीडियम पावर ट्रांसफार्मर भी कंपनी बनाती है एंड साथ में कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट जैसे सब स्टेशन का भी कंपनी काम करती है। क्लाइंट की अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक क्लाइंट से कंपनी के पास गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल यूटिलिटीज लाइक अजमेर विद्युत निगम, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। प्राइवेट में अगर आप देखोगे तो वोल्ट एमपी ट्रांसफार्मर लिमिटेड, वेस्टर्न इलेक्ट्रो ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड। एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी नीदरलैंड, यूएई, ओमान, यूएसए एंड नेपाल जैसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करती है। रिवेन्यू का अगर आप जियोग्राफी वाइज अगर शेयर देखोगे तो मैक्सिमम रिवेन्यू जो है कंपनी का इंडिया से ही है, डोमेस्टिक ही है, 96.66%। नेदरलैंड से 2.39% का रिवेन्यू आता है, यूएई से 0.90% का, यूएसए से 0.03% का, नेपाल से 0.02% का। यानी कि यूएसए एंड नेपाल से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिवेन्यू है। सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स ये काफी बड़ा सेगमेंट है कंपनी का, जिससे 77% का रिवेन्यू आता है। ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग से 17% का रिवेन्यू आता है एंड ईपीसी एंड अदर से 6% का रिवेन्यू कंपनी को आता है। ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है दोस्तों। 98 करोड़ का एज ऑफ 30 नवंबर 2024 कंपनी के पास 98 करोड़ का ही ऑर्डर बुक है, जो एकदम कम विजिबिलिटी दिखाता है रिवेन्यू के लिए। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे, फाइनेंशियल ईयर 22 में रिवेन्यू जो था 214 करोड़ का था, जिससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10.6 करोड़ का था। फाइनेंशियल ईयर 23 में रिवेन्यू 274 करोड़ का था, जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.6 करोड़ था।
फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 350 करोड़ का हुआ, जहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22.3 करोड़ का था। देन फाइनेंशियल ईयर 25 का हाफ ईयर, जिसमें रेवेन्यू 197 करोड़ का रहा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.2 करोड़ का रहा। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ऑलमोस्ट 200, अभी तो 350 क्रॉस किया है। एंड ऐसे में अगर 98 करोड़ का ऑर्डर बुक रहता है तो ये काफी कम रिवेन्यू विजिबिलिटी दिखाता है। आई मीन ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर का भी ये रिवेन्यू विजिबिलिटी नहीं दिखा रहा है, तो ये काफी बड़ा इशू है। ठीक है, अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करोगे तो फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक कंपनी का रेवेन्यू जो है ये 27 के कैगर से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है 6.3% रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 24। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो डेट कंपनी का बढ़ता जा रहा है आईपीओ प्रोसीड से। हालांकि आईपीओ प्रोसीड से डेट को रिडक्शन करने का कंपनी के मैनेजमेंट ने सोचा है। आईपीओ का डिटेल देखो दोस्तों, इश्यू साइज जो था 450 करोड़ का फ्रेश इशू था। एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्टेड हुआ है कंपनी। ये जो प्रोसीड जो है 450 करोड़ जो रुपीज है, इसका डेट रिपेमेंट 96 करोड़ का करने वाली है। कैपेक्स के लिए यूज करने वाले हैं फॉर यूनिट 4 एक्सपेंशन, रिंगस सीकर एंड जयपुर हेड ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे इसमें 120 करोड़ का कैपेक्स यूज करने वाली है। देन वर्किंग कैपिटल के लिए 122 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी करने वाली है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बैलेंस जो रहेगा वो यूज करने वाली है। यहाँ पे दो पॉइंट दोस्तों मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो हो गया वर्किंग कैपिटल 122 करोड़ एंड देन डेट का रिडक्शन करने के लिए 96 करोड़ कंपनी यूज करने वाली है। देखो दोस्तों, स्ट्रेंथ देखते हैं, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है इन ट्रांसफार्मर इकोसिस्टम, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है इंक्लूडिंग आईसीबीज एंड ट्रांसफार्मर्स, एससीजेड बेस्ड यूनिट सपोर्ट है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जहाँ से मिलती है, बेनिफिशियरी है ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल इंटीग्रेशन एंड टी एंड डी एक्सपेंशन, लॉन्ग स्टैंडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्लाइंटल है कंपनी के पास। अब रिस्क क्या है? रॉ मटेरियल का रिस्क है, जो सीआरजीओ स्टील एंड कॉपर प्राइस जो है इसमें वॉलेटिलिटी रहती है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, स्लो कलेक्शन है फ्रॉम एससीबी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के थ्रू जो कलेक्शन है ये काफी ज्यादा स्लो है। ऑर्डर बुक जो है इसका विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो है, लाइक 98 करोड़ का ही है सिर्फ, जहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो एनुअली 350 क्रॉस हुआ है अभी के लिए रिवेन्यू। कस्टमर कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑन यूटिलिटीज एंड फ्यू ओईएम्स, कंपटीशन है कंपनी को डोमेस्टिक प्लस इंपोर्टेड ट्रांसफार्मर कंपोनेंट सप्लायर्स से। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप डेट रीपेमेंट 96 करोड़ एंड वर्किंग कैपिटल 122 करोड़ का जरा फोकस करिए। देखो दोस्तों, बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है पहले ये समझिए कि वर्किंग मतलब कंपनी को वर्क करने के लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है, जो पैसा लगता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, कंपनी के जो मेजर क्लाइंट है ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पावर ग्रिड एंड गवर्नमेंट यूटिलिटीज है। अब इनसे होता क्या है दोस्तों, इनका इनको कोई भी अगर प्रोडक्ट या फिर जो ईपीसी प्रोजेक्ट अगर की कंपनी करती है तो वहां से पेमेंट्स आने के लिए काफी ज्यादा डिले हो जाता है, यानी कि इनके पेमेंट साइकिल काफी लंबी होते हैं। 90 टू 180 दिन दिन डिले होता है। ये डिले मतलब नॉर्मली 90 टू 180 डेज का डिले एकदम नॉर्मल है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की कंपनी को दिक्कत आती है। अभी देखो, रॉ मटेरियल हेवी बिजनेस है, सीआरजीओ कॉपर स्टील इंपोर्ट करना पड़ता है, अपफ्रंट कैश आउटफ्लो होता है एंड इंपोर्टर्स को एडवांस या शॉर्ट क्रेडिट मिलता है, मतलब पैसा जो है ये पहले देना पड़ता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की यहाँ से भी कंपनी को दिक्कत हो जाती है। फिर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को सीआरजीओ और अदर इनपुट स्टॉक करके रखना पड़ता है बिकॉज लीड टाइम हाई है, इससे इन्वेंट्री डेज हाई होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है दोस्तों, कंपनी के पास जो पैसा है वो पैसा आने के लिए 90 टू 180 डेज लग रहे हैं, बट कंपनी को वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली का जो वर्क है कंपनी का वो करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और वर्किंग कैपिटल के लिए अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी करती क्या है, वर्किंग कैपिटल लोन्स ले लेती है कंपनी बैंक के थ्रू, और इसी की वजह से कंपनी के लोन्स भी बढ़ते जा रहे हैं एंड वर्किंग कैपिटल की दिक्कत हो रही है। और इसीलिए हमने देखा कि कंपनी डीआरएचपी मतलब जो प्रोस्पेक्टस है आईपीओ का, तो उसमें भी कंपनी ने क्या बोला है कि जो 450 करोड़ कंपनी आईपीओ से रेज करने वाली है उसमें से 122 करोड़ स्पेसिफिकली कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए रखने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक कंपनी का प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल का। तो मतलब मैनेजमेंट भी मान रहा है कि वर्किंग कैपिटल काफी स्ट्रेस है और ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। ठीक है,
अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मार्केट कैप अभी कंपनी का 1461 करोड़ का है। करंट प्राइस 527 की है। स्टॉक का पी 30.9 है, इंडस्ट्री पी 39.4 है। हालांकि जो आईपीओ है ये काफी फेयरली वैल्यूएशन पे हुआ है। डिविडेंड यील्ड 0% है, आरओसी 30.4% एंड आरओई 34.1%। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी है एंड हाई प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू इक्विटी कंपनी दिखाती है। तो कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों। देखो पास्ट 3 इयर्स में रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अच्छे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, दोनों में भी अच्छा ग्रोथ है। रिवेन्यू जो है ये 27 के कैगर से बड़ा बड़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 6 to 7% के बीच में रहा है। आरओई एंड आरओसी भी काफी बढ़िया है, आरओई 34 एंड आरओसी 30 काफी सॉलिड रेशियोज है। मतलब कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही है। ठीक है, वैल्यूएशन भी कंपनी का आईपीओ का वैल्यूएशन जो है ये फेयर प्राइस पे हुआ था, फेयर वैल्यूएशन हुआ था 31 का पी पे, एंड इंडस्ट्री पी 39 का था। तो करंट वैल्यूएशन ग्रोथ और रिटर्न जस्टिफाई करता है, कोई ओवर प्राइसिंग का रिस्क तो नहीं है यहाँ पे। बट मेजर प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हाई है। जो हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि कंपनी आईपीओ का जो पैसा कंपनी रेज कर रही है, तो उसमें से 122 करोड़ का कंपनी पैसा जो है वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करने वाली है। रॉ मटेरियल जो सीआर जो है ये इंपोर्ट अपफ्रंट पैसा खाता है एंड पर ओईएम को लेट पेमेंट करते हैं तो लोन बढ़ने बढ़ने लगते हैं। तो यही पॉइंट मैंने आपको समझाया कि वर्किंग कैपिटल की दिक्कत की वजह से कंपनी लोन्स लेती है। एंड अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के लोन्स जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आगे जाके कंपनी को स्ट्रेस होने वाला है एंड वर्किंग कैपिटल का दिक्कत कंपनी को अभी भी अब में दिखाई देती है। फिर और एक मेजर प्रॉब्लम है, जो ऑर्डर बुक है सिर्फ 98 करोड़ का है, जो बेयरली 3 मंथ की रिवेन्यू विजिबिलिटी देता है। तो ये इन्वेस्टर के लिए एक रेड फ्लैग है। तो आउटलुक क्या है दोस्तों? देखो शॉर्ट टर्म में बिग अप ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिवेन्यू विजिबिलिटी वीक है और वर्किंग कैपिटल प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी ऑर्डर इनफ्लो इंप्रूव करती है, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली मैनेज करती है और एक्सपेंशन सक्सेसफुल हो जाता है, तभी स्टोरी स्ट्रॉन्गर हो सकती है। न्यू लिस्टिंग होने की वजह से आपको पता है कि स्टॉक में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो कभी हाइप की वजह से ये जंप भी कर सकती है, कभी सेलिंग भी आ सकता है। बट गारंटीड हम ये नहीं बोल सकते कि अप ट्रेंड, हम मतलब गारंटीड अपन अप ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं यहाँ पे कर सकते। देखो एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं कुछ दिनों पहले अशोक बिल्डकॉन जैसी कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो अशोक बिल्डकॉन का अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो वहां पे कंपनी का अभी के लिए वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 2 के पी पे कंपनी चल रही है। हालांकि कंपनी का ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, रिजल्ट्स भी काफी बढ़िया लगे हैं कंपनी के, फिर भी स्टॉक जो है, अशोक बिल्डकॉन का स्टॉक जो है ये बिल्कुल भी रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा है। तो वहां पे भी एक काफी ज्यादा मतलब वहां पे भी सेम प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल की दिक्कत की वजह से शेयर प्राइस मूव नहीं कर रहा है। तो मतलब अच्छे नंबर हमेशा शॉर्ट टर्म स्टॉक मूवमेंट गारंटी नहीं करते। तो ये दोस्तों की वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो फाइनली मैं यही बोलूंगा कि मंगल इलेक्ट्रिकल एक फंडामेंटली डिसेंट कंपनी है, लेकिन अभी के लिए वर्किंग कैपिटल और ऑर्डर विजिबिलिटी के रिस्क इन्वेस्टर को कॉशियस रहने पे मजबूर करते हैं। तो ये स्टॉक ट्रेडर के लिए वॉलेटाइल प्ले है, इन्वेस्टर के लिए वेट एंड वॉच का सिचुएशन है। दोस्तों आपको ये शेयर के बारे में क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।